गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम मिश्रण के घटकों को पृथक करने की विधि नंबर 5 से आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस टॉपिक में आपकी विधि संख्या 5 है क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, क्रोमा का अर्थ होता है रंग। तो आप समझ रहे होंगे कि इस विधि को विभिन्न रंगों के मिश्रण को, यानी ऐसा मिश्रण जिसमें एक से अधिक रंग मिलाए गए हैं, ऐसे मिश्रण को अलग करने के लिए, पृथक करने के लिए, यानी सभी रंगों को अलग अलग करने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। इस विधि को अपनाने के लिए, क्रोमेटोग्राफी को अपनाने के लिए एक विशेष प्रकार के पत्र यानी पेपर की आवश्यकता होती है, जिसे छानक पत्र कहते हैं। तो इसे किया कैसे जाता है? इस सिद्धांत पे विधि कार्य करती है कि रंग क्या हैं, जल में घुलनशील होते हैं। कुछ रंग जल्दी घुल जाते हैं और कुछ रंग थोड़ा देर में घुलते हैं। इसी को आधार मानते हुए, इस सिद्धांत को आधार मानते हुए इस विधि का उपयोग किया जाता है। तो ये एक छानक पत्र लिया गया है जिसमें स्याही का निशान बना दिया गया है। ज़रूरी नहीं अगर ये स्याही एक से ज़्यादा रंगों की नहीं है तो हम इसे बना सकते हैं। जैसे हमने इस पत्र पे क्या कर दिया, एक जगह पे काले पेन से बिंदु कर दिया और उसी जगह पे आपने लाल पेन से कर दिया, उसी जगह पे आपने नीले पेन से कर दिया। तो ये क्या बन गया, एक मिश्रण बन गया 3 रंगों का। उसके बाद इस छानक पत्र को एक ग्लास के जार में या बीकर में हम क्या कर देंगे, अच्छे से फिट कर देंगे। कागज़ की क्लिप के द्वारा से फिट कर दिया गया है और कांच की छड़ द्वारा से टांग दिया गया है। नीचे का जो तल होगा वहाँ पर जल भरा होगा, लेकिन ये जल इस बिंदु से, जहाँ हमने स्याही की बिंदु लगाई है, उससे थोड़ा नीचे होना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ छानक पत्र का निचला हिस्सा इस जल में डूबा हुआ होना चाहिए, जिस कारण क्या होगा, ये जल धीरे धीरे छानक पत्र की ओर बढ़ता जाएगा, यानी छानक पत्र इस जल को धीरे धीरे अवशोषित करेगा। जैसे ही ये जल अवशोषित होते होते इस स्याही की ओर बढ़ेगा, इस स्याही के तीनों रंग नीला, काला, लाल इस जल में घुलने लग जाएंगे। काला रंग सबसे ज़्यादा घुलनशील होता है, वो तुरंत घुल के क्या होगा, ऊपर की ओर जाने लगेगा। जल के साथ साथ जल धीरे धीरे छानक पत्र में ऊपर की ओर जाएगा। उसके बाद नीला रंग घुलता है, तो नीला रंग भी धीरे धीरे पानी में घुल के आगे जाने लगेगा और सबसे आखिर में होता है लाल रंग। तो इस प्रकार जब हम इस सेटअप को तैयार करके 1 या 2 दिन के लिए छोड़ देंगे तो हमें बाद में दिखाई देता है एक छानक पत्र, जिस छानक पत्र में कुछ समय बाद हमें क्या दिखेगा, काला रंग अलग दिखेगा, नीला रंग अलग दिखेगा और लाल रंग अलग दिखेगा। इस विधि में तीनों रंग अलग हो गए हैं, तो इस विधि को क्रोमेटोग्राफी विधि कहते हैं। इसके बारे में आपने लिखना है, तो आप इसके बारे में इसकी जो परिभाषा लिखेंगे वो लिखेंगे, यह एक ऐसी विधि है जिसका प्रयोग उन विलेय पदार्थों को पृथक करने में होता है जो एक ही प्रकार के विलायक में घुले होते हैं। इसके बाद आपने इसके तीनों अनुप्रयोग भी लिखने हैं। जैसे डाई के रंगों को पृथक करने में इसका उपयोग होता है, प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट को अलग करने के लिए, और इसके साथ ही रक्त से नशीले पदार्थों को पृथक करने में भी इस विधि का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद आती है हमारी विधि नंबर 6। विधि नंबर 6 का नाम है आसवन विधि। ठीक है, यहाँ पर नाम लिखा हुआ है आसवन विधि। आसवन विधि में आप देखेंगे जो मिश्रण लिया गया है वो जल तथा एसीटोन का है। जल और एसीटोन ये एक दूसरे में घुलने वाले द्रव हैं, ये घुलनशील द्रव हैं। तो एक घुलनशील द्रव को आसवन फ्लास्क में लिया गया है, जो आप देखेंगे बिल्कुल गोल है। इसके बाद इसको ऊर्जा प्रदान की गई है, ऊष्मा दी गई है, जिस कारण क्या होगा, जल और एसीटोन दोनों धीरे धीरे गर्म होने लगेंगे। चूँकि इसमें एसीटोन जो है इसका क्वथनांक बहुत कम है, ये तुरंत क्या होगा, वाष्प बन जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले जब मिश्रण था तो ये दोनों द्रव थे। ठीक है, खासकर एसीटोन की बात कर रही हूँ मैं। जैसे ही वो भाप बन के ऊपर उड़ने लगेगा तो इस अवस्था में वो क्या बन जाएगा, भाप यानी वाष्प बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे एक बहुत लंबी क्या है, ट्यूब है। इस लंबी ट्यूब का फ़ायदा ये है, ये जितनी लंबी होगी भाप को ज़्यादा समय मिलेगा कि वो धीरे धीरे क्या हो, इस ट्यूब में जाते जाते ठंडी हो जाए। जैसे ही भाप समय के साथ साथ धीरे धीरे ठंडी होती रहेगी, वो एक अवस्था में ऐसी आएगी कि वो पुनः द्रव बन जाएगी, यानी जो अपनी उसकी पहली अवस्था थी, पहले गर्म
फिर बाद में ठंडा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, एसीटोन को बाद में द्रव की अवस्था में पुनः एक बीकर में एकत्रित कर दिया जाता है, जिस कारण जल यहीं रह जाता है और एसीटोन हमें अलग प्राप्त हो जाता है। तो इस विधि द्वारा हमने क्या किया है, दो घुलनशील द्रवों को अलग किया है। इस विधि को आसवन विधि कहते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आप लिखेंगे, ये आपकी विधि नंबर 6 है। इसका उपयोग वैसे की जगह लिखिएगा ऐसे, वैसे मत लिखिएगा, ऐसे लिखिएगा। ऐसे मिश्रण को पृथक करने में किया जाता है जो विघटित हुए बिना उबलते हैं तथा जिनके घटकों के क्वथनांकों के मध्य अधिक अंतराल होता है। यानी जो इनके क्वथनांक होते हैं, इनके बीच में अंतराल अधिक होना चाहिए, ठीक है। इसी में पॉइंट नंबर 6 में ही प्रभाजी आसवन विधि भी होती है। ये बिल्कुल आसवन विधि जैसी ही होती है, लेकिन आपने एक अलग हेडिंग लिखनी है, प्रभाजी आसवन। इसके बारे में लिखेंगे, 2 या 2 से अधिक घुलनशील द्रवों जिनके क्वथनांक का अंतर 25 केल्विन से कम होता है के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। यानी दोनों बिल्कुल सेम हैं, आसवन और प्रभाजी आसवन दोनों एक ही हैं। दोनों में घुलनशील द्रवों को ही पृथक किया जा रहा है, उसके घटकों को। लेकिन अंतर क्या है कि सामान्य आसवन विधि में क्वथनांकों में अधिक अंतर होता है, जबकि प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग तब किया जाता है जब द्रवों का क्वथनांक अंतर 25 केल्विन से कम होता है, यानी बहुत कम इनके क्वथनांक में अंतर होता है। तो देखिए प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग कैसे किया जा रहा है। इसका उपयोग गैस को, जो हमारी वायुमंडल में वायु है, उसमें से विभिन्न गैसों को अलग करने के लिए किया जाता है। तो इसका सबसे पहला पद देखिए, सबसे पहले वायु यहाँ डाली जा रही है एक चैम्बर के अंदर, ठीक है। इस चैम्बर पे वायु में अधिक दबाव डाला जा रहा है, उसे संपीड़ित किया जा रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा दबाव डाला जा रहा है। दबाव होने के कारण वायु गर्म हो जाती है। गर्म होने के बाद ये वायु आती है चैम्बर नंबर 2 में, जिस चैम्बर में बिल्कुल ठंडा जल डाला जा रहा है। ये ठंडा जल क्या करेगा, एक तरीके से गर्म वायु को ठंडा करने में सहायता करता है, ठीक है। और इसके बाद ये गर्म जल यहाँ से बाहर निकल भी जाता है, लेकिन जो इसका मुख्य कार्य होता है वायु को ठंडा करना, वो ये यहाँ पर कर लेता है। अब जो ठंडी वायु है वो जैसी ही पृथक करने वाले चैम्बर की ओर आती है, चैम्बर नंबर 3 की ओर आती है, तो बहुत ज़्यादा ठंड के कारण क्या हो जाएगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो अलग हो चुके, यानी हमारी गैस नंबर 1 कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो चुकी है पूरे मिश्रण से। अब उसके बाद क्या होता है, नंबर 3 चैम्बर के बाद आता है एक विस्तारक जेट आता है। इस विस्तारक जेट में क्या होता है, बहुत तेज़ी के साथ वायु को प्रवाह किया जाता है। इसके साथ ही यहाँ पे अलग अलग प्रभाजी आसवन कॉलम लगाए जाते हैं, जो हमने अभी विधि में पढ़े थे। तुरंत इन कॉलमों की सहायता से क्या होगा, 2 और अलग गैसें अलग हो जाएंगी, नाइट्रोजन और ऑर्गन। इसके बाद जो अंतिम गैस बच जाती है वो है ऑक्सीजन। यानी प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा हमने 4 गैसों को अलग किया है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑर्गन और द्रव्य ऑक्सीजन, ठीक है। इसके बाद आती है हमारी विधि नंबर 7। तो विधि नंबर 7 के लिए आपने नाम लिखना है। इस विधि को कहते हैं हम क्रिस्टलीकरण विधि। ये हमारी विधि नंबर 7 है। आपने इसके लिए लिखना है, क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में किया जाता है। अब देखिए किस प्रकार से इसे किया जाता है। यहाँ पे उसके अनुप्रयोग भी समझेंगे और इस विधि को भी समझेंगे। एक बीकर में ठोस पदार्थ लिया जाता है जिसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ हो सकती हैं। इसको अशुद्धियों के साथ यहीं पर इस बीकर में कुछ समय के लिए, 1 दिन 2 दिन के लिए छोड़ दिया जाता है। ऐसा छोड़ने के बाद क्या होगा, जो हमारा शुद्ध पदार्थ है वो क्रिस्टल के रूप में वहाँ जमा हो जाएगा, जबकि अशुद्धियाँ वैसे ही वहाँ पर तरल या द्रव अवस्था में बनी रहेंगी। तो हमें शुद्ध पदार्थ क्रिस्टल के रूप में मिल गया और अशुद्धियाँ उसमें से अलग हो गई हैं। तो इसके अनुप्रयोग भी आपने लिखने हैं। समुद्री जल द्वारा प्राप्त नमक को शुद्ध करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही अशुद्ध नमूने से फिटकरी को पृथक करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये टोटल आपकी 7 मुख्य विधियां हैं। इन 7 विधियों के आपने जो आपको जैसे बताया है उनके बारे में आपने इसे लिखना है।